दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले होते हैं उनको आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए तो आपको बड़े ही आसानी से वो सब फार्मूले आपको याद रहेंगे। तो चलिए एक के बाद एक उन फार्मूलों को मैं बताना शुरू कर रहा हूँ। चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल में जो एंगल और साइड्स का जो रेशियो होता है उसके मेजरमेंट को जानने के लिए जिस मैथमेटिक का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में मैक्सिमम जो है कवरेज कर पाऊँ फार्मूला का, जिससे कोई दूसरा और भी कुछ ज़्यादा जानकारी हासिल ना करना पड़े आपको। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये मैं एक ट्रायंगल बनाया हूँ जिसमें है ये परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में मोटा मोटी आप सब जानते हैं। तो हम एक के बाद ये जो फार्मूले हैं वो मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला जो रेशियो होता है उसको लिखते हैं हम लोग साइन थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और इसको लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है, मतलब इसको स्मॉल में ही लिखते हैं साइन थीटा। दूसरा है बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड इज रिटेन एज कॉस थीटा। तीसरा है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है और इसको लिखते हैं शॉर्ट में टेन थीटा। उसके बाद होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर होता है और इसको शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक थीटा। उसके बाद होता है सेकेंड थीटा बोलते हैं इसको। हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है और इसको शॉर्ट में लिखते हैं सेक थीटा। और लास्ट जो होता है कोटेंजेंट थीटा, ये बेस बाई परपेंडिकुलर होता है और इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है, आप इस रेशियो के ध्यान दीजिए P बाई H। अब इसका एक ठीक देखिए H बाई P, ठीक इसका उल्टा होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो रेशियो मैंने बताया इसको खाली आपको ये तीन याद करने हैं बस। वो इसलिए कि आप देखिए अगर साइन थीटा अगर आपको याद है तो इसका जो होता है रेसिप्रोकल, यानी जस्ट इसको उलट देंगे तो होगा कोसेक। उसी तरह से ये जो कोसाइन होता है यानी कॉस थीटा होता है, ये B बाई H होता है। अब देखिए H बाई B क्या है, सेक थीटा। तो ये जो सेक थीटा कोस का जो रेसिप्रोकल होता है तो इसलिए ये इसका ये हो गया। सिमिलरली टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक, अगर इसको हम मार्किंग करें ध्यान से, हम एक पतला लाइन लेके मार्किंग कर रहे हैं, तो साइन का जो होगा ये, ठीक है, यानी साइन का कोसेक और कॉस का सेक। इसको हम इधर देते हैं, कोस का होता है सेक और टैन का होता है कोटेक। तो हम लोग को सिर्फ ये साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा का ये जो रेशियो है ये याद रखने से ही, बाकी ये तीन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों एक बात बता दूं, हम लोग को जो पढ़ाई करना है बहुत समझ के करना है। तो क्या है, जब समझ के हम पढ़ते हैं वो हमेशा परमानेंट रहता है। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो इस ट्रायंगल को दिमाग में रखें, ये थीटा है और ये जो रेशियो है ये दिमाग में मैप रखें
और जस्ट इस सीरीज में साइन कोसाइन टेन यानी ये ना याद रख करके साइन कोसाइन याद ना रखे। ये इसलिए मैं बताया कि एग्ज़ाम में ये कोसाइन लिख देने से कभी कभी स्टूडेंट घबरा जाते हैं। इसलिए आप याद रखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं दूसरा रिलेशन पर। रेसिप्रोकल को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे किए, यहाँ से 1/कोसेक थीटा कैसे हुआ, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा, अब मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, 1/सेक थीटा होता है। और टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा होता है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, यानी कि आप ये याद रख लीजिए रेसिप्रोकल का मतलब ये है। अब ऐसा कहीं फार्मूला में एडजस्ट कर रहा है तो आप इसको ऐसा मत समझ लीजिए कि हाँ इसमें कोई दूसरा चीज़ है। ठीक है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, ये ऐसा कर सकते हैं। ये मोटा मोटी 10 के स्टूडेंट सब जानते हैं। सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, लेकिन जो 8 और 9 के जो बिगिनर स्टूडेंट हैं इसलिए उनके लिए भी मैं ये दिखा दिया कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। तो दोस्तों जो मैं फार्मूला का ये जो बनाया हूँ वीडियो में, इससे एक बात मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, समझ करके याद कीजिए, तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं और भी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आपको रेशियो बताने जा रहा हूँ। अब इसी को अगर रिलेशन को थोड़ा सा और ब्रेकअप करूँ मैं, तो आपको भी लगेगा कि हाँ इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं यहीं पर एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। अब आप ये फार्मूला देखे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, और अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। क्यों, कुछ मैंने किया, बस ये साइन थीटा है, इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 बचा। सिमिलरली अगर हम देखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉट थीटा, यानी पहले टेन लिख दूँ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही ये रेशियो आ रहा है, यानी पहला 3 याद रखने से इस सारा आप बना सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको और भी कुछ फार्मूला बता रहा हूँ। ये पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई नया फार्मूला नहीं है, ये रेशियो जो है वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम की वजह से ही आया है। यहाँ आप देखिए मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिखा p/h स्क्वायर थीटा और b/h का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए आप ऊपर में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि हम जानते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर हो गया 1। सिमिलरली आप सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा वाला भी आप प्रूफ देख लीजिए सामने। तो RHS लिए यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस p स्क्वायर बाई b स्क्वायर। ये हो गया b स्क्वायर एलसीएम हुआ तो हुआ b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू हुआ h स्क्वायर बाई b स्क्वायर, क्योंकि ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर हुआ, और h बाई b हम जानते हैं ये होता है सेक थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए हम RHS से चालू किए और हम LHS प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 आ जाएगा।
ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक कोसेक स्क्वायर वाला भी प्रूव कर सकते हैं। नीचे वाले दो फॉर्मूले को हम और भी ढंग से लिख सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। वो देखिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस उसी को हम लोग इधर उधर किए हैं इक्वल टू के। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर ये वाला लिख लीजिए, हो गया। उसी तरह से ये कोसेक स्क्वायर थीटा जो है इसको इस तरह लिख सकते हैं, थीटा माइनस इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला आप क्रॉस ही समझिए। तो ये कोई बताना ही चाह रहा हूँ, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस इसी ये वाला खाली याद रखने से इधर उधर होगा। ठीक है, उसी तरह से हम इसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप कहिएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से मैनिपुलेट आपको आगे चल के किया जाएगा, या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह का जब आप सम बनाएंगे तो इस तरह का मैनिपुलेशन आपको दिखाई देगा। ठीक है ना दोस्तों, अब बताने जा रहा हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यू होते हैं, आपको स्कूल में बताया जाता है कि इस टेबल को याद कीजिए। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा कि ये टेबल कैसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो एक ट्रिक है, ट्रिक कुछ भी नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। अगर ये एक ट्रायंगल है और ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है, और इसका जो अपोजिट ऊपर वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, हम लोग जानते हैं। तो देखा गया है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं, इनके जो यूनिट जो रेशियो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। ये 90 डिग्री के सामने वाले का वैल्यू 2 होगा, 30 डिग्री के सामने का वैल्यू 1 होगा, और 60 डिग्री के सामने का वाले का वैल्यू होगा √3। ठीक है ना। चलिए हम इस रेशियो को हम फिर से यहाँ पर लिखते हैं। जैसे 30 डिग्री के सामने का जो साइड होगा वो 1 यूनिट होगा हमेशा, और 60 डिग्री के सामने का जो साइड होगा वो √3 होता है, ये प्रूवन है। और 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो 2 होता है। एकदम आप इसको याद रख सकते हैं। इसको मैं अभी डायग्राम में आपको बता रहा हूँ, ये क्या मैं चीज़ आपको बताया। तो अब अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू याद रखना है तो पहले हम 30 देखते हैं, और 60 देखते हैं, और 90 देखते हैं। ठीक, तो अगर हमको साइन थीटा का वैल्यू देखना है 30 में, तो यहाँ 30 ये है, तो साइन थीटा माने होगा P/H। तो साइन 30 का वैल्यू होगा, साइन 30 का वैल्यू होगा, ये 1 यूनिट है, 1/2। और साइन 30 यानी इसका वैल्यू होगा 60 में, यानी अगर साइन 60 अगर पकड़ें, साइन 60 याद रखिए, जब हम साइन 60 लेंगे तो हम ये 60 के सामने का लेंगे। तो जब हम 60 ये वाला एंगल पकड़ेंगे तो इसके लिए अपोजिट साइड होगा ये, यानी परपेंडिकुलर ये होगा, तो दिस बाई दिस होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी हो जाएगा √3/2। ठीक है, और अगर हम साइन 90 पकड़ेंगे तो इसका हम कैसे निकाल लेंगे। साइन 90 का करने के लिए ये जो साइड है ये 30 डिग्री है, इसको 90 बनाने के लिए ये जो साइड है रेड वाला हाइपोटेन्यूज, इसको सटा देना पड़ेगा यहाँ पर, यानी ये वाला जो साइड है बेस, इसको हमको 0 करना पड़ेगा। उस कंडीशन में ये P/H जो यहाँ पर सट गया आकर, तो P/H जो होगा 1/1 हो जाएगा, क्योंकि जो 2 है ना इसका भी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वहाँ इक्वल हो जाएगा, तो वहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, ब्लू में लिख रहा था
वहाँ साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि बाकी के लिए हम कैसे याद रखेंगे। तो बाकी के लिए याद रखने के लिए बहुत इजी है। बाकी वाला जो है 0 है बच रहा है और 45 डिग्री। हमको ये 30 मिल गया, 60 मिल गया, 90 मिल गया। अब 0 करने के लिए क्या होगा कि साइन 0 में क्या होता है। अब 0 करने के मान लीजिए इस एंगल के लिए हम इसको 0 अगर करना चाहें तो ये वाला साइड जो है इसको हमको सटा के ला के यहाँ रखना पड़ेगा, तब जाके ये 0 हो जाएगा। तो उस टाइम में क्या हुआ कि ये जो परपेंडिकुलर था वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 बाई ये जो √3, ये जो हाइपोटेन्यूज √3 हो जाएगा, तो 0/3 इक्वल टू माने √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, साइन 0 इक्वल टू 0। क्योंकि ये वाला हम अगर 0 करना चाहें एंगल को तो ये वाला हाइपोटेन्यूज हटाना पड़ेगा इसमें, यानी इस जो परपेंडिकुलर इसको हमको 0 बनाना पड़ेगा। तो उस टाइम में जब ये 0 हो जाएगा तो 0 बाई ये जो हाइपोटेन्यूज था वो भी √3 हो जाएगा, इसके कुछ फट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये जो हम जब हम सटाएंगे तो इसको कैसे सटाएंगे कि रेशियो है, तो ये जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये यहाँ चला आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये जस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा, ये शॉर्टन होते हुए जाएगा। क्योंकि ये रेशियो है ना, रेशियो में जो चेंजिंग होता है सब एक साथ होता है। यानी अगर ये लाइव होता डायनेमिक तो मैं इसको दिखा पाता यहाँ पॉइंट को खींच करके कैसे यहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब 45 का जानने के लिए आप यूँ समझिए कि अगर ये जो ट्रायंगल है ये अगर ऐसा 45 हो जाए, ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, उस टाइम में होता क्या है कि यहाँ पर जो रेशियो है ये 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है। ठीक है। और चूँकि पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि अगर ये 45 हो गया और ये 90 हो गया तो ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू √2 हो जाता है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि h² इक्वल टू होता है p² + b², तो इक्वल टू 1² + 1² दैट इज 2। 1² में 1² में 2 हो गया, तो h इक्वल टू क्या हो गया, √2। ये स्क्वायर जो है उधर चला गया तो ये √2 हो जाएगा। जब भी ये राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी इसका परपेंडिकुलर बेस अगर 1 हो जाएगा, इक्वल बने रेशियो में हम 1 पकड़ेंगे। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, अब जो भी पकड़िए, तो हम यहाँ 1 यूनिट बोल रहे हैं, तो यहाँ पर h का वैल्यू वो √2 हो जाता है। इसलिए अगर हम इस एंगल के रिलेशन में साइन 45 निकालना चाहें तो p/h होता है, तो 1/√2 हो जाएगा। उस टाइम में साइन 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। ठीक है दोस्तों। तो ये जो अगर हम मैथ्स को हम बेसिकली पूरा समझ के कोई चीज़ याद करें तो नॉर्मली हमको कोई भी चीज़ याद नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर आइडिया करके कभी भूल गया तो पकड़ लेंगे। तो आपको मेरे हिसाब से ये तीनों वैल्यू अगर आप याद रखें, कोई भी हो, यहाँ 1 होगा, √3 होगा, 2 होगा, मैंने इस एंगल ये जो वैल्यू है इस एंगल के सामने का जो रेशियो है ऐसे ही होगा। अब आप कह रहे हैं कॉस के लिए हम निकालना चाह रहे हैं, तो ठीक है, आपको यही वाला लगाइए। cos 30 अगर मान लिया हम निकालना चाहें, इसको हम एक बार डिलीट करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर हम cos के लिए निकालना चाहें तो cos 30, ठीक है, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। तो आप जानते हैं 30 अगर ये cos लेंगे तो इसका जो एडजेसेंट साइड होगा ये वाला, और जो b/h होगा तो हो जाएगा √3/2। आप देख लीजिए cos 60 का जो वैल्यू है, cos 60 का जो वैल्यू है, सॉरी 30 का जो वैल्यू, 30 का √3/2। ये देखिए हम 30 लिए हैं यहाँ पर 30 लिए, तो यहाँ पर 30 में देखिए cos का वैल्यू दिस वन √3/2। और ये सिर्फ रेशियो हमको याद करने से हो रहा है ये वाला। अगर हम tan के वैल्यू निकालना चाहें, आप पूछ सकते हैं कि tan का अगर हम 30 निकालना चाहें इससे, तो
tan माने p/b होता है, तो क्या होगा tan 30 1/√3। देखिए 1/√3 होता है। आप इस टेबल में देखिए tan का 30 में 1/√3 यहाँ पर। तो आप जस्ट इसको याद रखिए एंगल का सामने का। अच्छा, हम 30, 60 और 90 जो बता रहे हैं, क्या इसके अलावा और वैल्यू नहीं होते हैं? सभी वैल्यू आते हैं। यानी अगर एग्ज़ाम में नॉर्मली एग्ज़ाम में 30, 60, 90, 45, 0 ये करके देता है। अगर आपको यहाँ पर दूसरा वैल्यू दे यानी 34 डिग्री यानी sin 34 डिग्री क्या होगा, इस तरह सम में अगर दे देगा तो या तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल जो टेबल है वो यूज़ करने देगा, और नहीं तो सम के नीचे में वो लिख देगा कि sin 34 इक्वल टू समथिंग लाइक 0.67 ऐसा करके लिख देगा वो। तो आपको अगर ऐसा आएगा तो वो वैल्यू उसमें यूज़ करना पड़ेगा। हाइट एंड डिस्टेंस का जो सम होता है उसमें अक्सर ये ऐसा करता है, तो वहाँ पर आपको ये वैल्यू लिख दिया जाएगा, या तो कैलकुलेटर में आप निकाल के देखिए, कैलकुलेटर में आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो आप बाकी जो है वैल्यू है वो आप निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो नॉट डिफाइंड आता है ना, नॉट डिफाइंड वाला केसेस जो है उसमें क्या होता है कि 1/0 जब कभी आएगा 1/0, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 0/1 आता है साइन का, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/0, तो 1/0 इसको अनडिफाइंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि 0 भी एक नंबर होता है, 0.0000000 समथिंग, वो एक वैल्यू होता है। आप इसके बारे में पढ़िएगा 0 के बारे में विकिपीडिया में। तो ये जो नंबर आएगा ना वेरी हाई, एकदम इन्फिनिटी वैल्यू आएगा, इसीलिए उसको नॉट डिफाइंड बोलता है। यहाँ पर टेबल में देखिएगा नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1/0 ऐसा जहाँ पर केसेस आता है वहाँ पर ये अनलिमिटेड एक संभावना होता है वैल्यू आने का, जिसको हम लोग नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता है ये जो वैल्यू वाला चीज़ है आपको समझ में आ गया होगा।